ठीक है दोस्तों, तो देखिए मोहरे तथा लिपि तथा बांट। देखिए अगला जो टॉपिक है वो मोहरे, लिपि और बांट के बारे में है। जैसे कि किस तरीके से वहाँ के लोग मोहरे बना रहे थे, क्या उनके बारे में जानेंगे। फिर ये जानेंगे लिपि किस तरीके की थी और वहाँ के बांट किस तरीके थे, यानी वेट किस तरीके से तोलते होंगे सामान को लेने ले जाने में, मापन पद्धति क्या थी उनकी, वो सब जानते हैं इस टॉपिक में। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोहरे तथा मुद्रांकन। तो देखिए मोहरे और मुद्रांकनों को कैसे देखा गया। मोहरे और मुद्रांकन, मुद्रांकन मतलब होता है करेंसी, मतलब रुपया या मुद्रा। ठीक है, तो उसको जानते जरा। मोहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता होगा। सीधी सी बात है, जब दूर से लोग व्यापारी यहाँ आते होंगे या यहाँ से कहीं दूर जाते होंगे तो उसके लिए हमें मुद्रांकनों का प्रयोग या मोहरों का प्रयोग करना पड़ता होगा। उसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने पूरा अच्छे से डाला है, पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो देखिए सुविधाजनक बनाने के लिए होता था, जैसे कि कोई व्यापारी जब किसी सुदूर क्षेत्र से हड़प्पा व्यापार के लिए आता था तो जो भी वस्तु वो खरीदता था उसको वह एक पोटली में मुहर के साथ रख देता था, ताकि वह पहचान सके कि वह वस्तु किस क्षेत्र से संबंधित थी। जैसे कि एग्जांपल पे मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये हमारा हड़प्पा क्षेत्र है जहाँ पे व्यापार हो रहा है, ठीक है, और कोई बाहर से व्यापारी आया है, तो व्यापारी जब आ रहा है तो वो यहाँ से व्यापार की जो भी वस्तु खरीद रहा है तो उसको उस वस्तु को एक पोटली में डालता था, साथ में उस क्षेत्र की मुहर को उस पोटली में बंद कर देता था। जब वो वापस जाता था तो वहां पर वो खोल कर चेक करता था तो पता चल जाता था कि ये किस क्षेत्र से मैंने खरीदा है। इसलिए मोहरों को रखा जाता था एक तरीके से। आजकल जैसे मोहरें होती है जो सील होती है, देखा होगा आपने, स्टैंप लगा के एकदम सील कर देते हैं। लाख का कोई एक धातु सी होती है, वो एक पदार्थ सा होता है जिसको गर्म करके स्टैंप लगा दी जाती है। लेकिन पहले के ज़माने में जो मोहर होती थी वो सीधे एक पोटली में डाल के बंद कर दी जाती थी और उसे आगे ले जाके चेक कर लिया जाता था कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये चीज़ पता चल रही है इसमें। फिर आते हैं एक रहस्यमय लिपि। लिपि भी जानते हैं कि वहाँ की भाषा, हालांकि मैं आपको बता दूं कि वहाँ की भाषा को आज तक पढ़ा नहीं जा सका पूरे तरीके से, फिर भी देखते हैं इतिहासकारों ने कितनी कोशिश की उसको पढ़ने की। तो देखिए सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में लिखा होता था। सीधी सी बात है, ज़्यादातर मोहरों पे एक पंक्ति में कुछ चिन्ह मिले हैं, 10-12 चिन्ह मिले हैं, 1-2-4 चिन्ह मिले हैं, है ना, जो मालिक के नाम या पदवी को दर्शाता है। सीधी सी बात है, पहले के राजा महाराजा अपने सिक्कों पे नाम या अपना पदवी। ये रहस्यमय लिपि, देखिए एक रहस्यमय लिपि, ये ऐसी वो लिपि थी जिसमें ज़्यादातर हड़प्पावासी जो जितने भी पुरातात्विक थे, हड़प्पावासी में जो लिपि बोली गई उसको आज तक पूरे तरीके से नहीं पढ़ा जा चुका है, क्योंकि पुरातात्विक आज भी इसमें कहीं ना कहीं सर्वेक्षण या प्रयोग करने में लगे हुए हैं कि कैसे इसको पढ़ा जा सके। तो जितना वो पढ़ चुके हैं इस लिपि को उसको बारे में समझते हैं। देखिए सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों तथा पंक्तियों में लिखा होता था जो मालिक के नाम में पदवी से दर्शाया जाता था। देखिए उस जमाने में जो भी लिपि मिली है, चाहे वो सिक्कों में मिली है चाहे मोहरों में मिली है, वो एक पंक्ति में लिखी होती थी और उस पर ज़्यादातर क्या होता होगा, किसी न किसी राजा की पदवी या दर्शाता हो। जैसे कि मैं एक महाराजा हूँ किसी एरिया का, तो अगर मैं कोई अपने नाम का सिक्का या मुद्रा छापूंगा तो उसमें अपनी पदवी या अपना नाम डालूंगा, ताकि जो भी इस मुद्रा को चलाएगा तो उससे रहेगा। जैसे आज भी कई सारे आपके पास सिक्के होंगे जिनमें इंदिरा गांधी या पुराने जितने भी नेता थे उनके नाम होंगे, उनकी डेट लिखी होगी। ऐसे ही उस जमाने में मुद्रांकनों पर ऐसे लिखा जाता था, नाम व पदवी लिखी जाती थी। इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर का होता था। ज़्यादातर मोहरों पे एक जानवर बना होता था, जैसे कि एक श्रृंगी मृग का चित्र मैंने आपको मोहर में पिछले टॉपिक में समझा ही दिया था। तो देखिए जानवरों का चिन्ह अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप में इसका अर्थ बताता है। सीधी सी बात है, जानवर का चिन्ह इसलिए दिखाया जाता होगा कि मोहर पे जो जानवर बना होता था, जरूरी नहीं कि सारे लोग पढ़े लिखे हों, कुछ अनपढ़ भी होते हैं। इसलिए जब वो एक श्रृंगी मृग को पहचानते होंगे तो समझ जाते होंगे कि ये मोहर किस क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए ज़्यादातर जानवरों के चित्र इसलिए डाले जाते थे क्योंकि हर एक जानवर का अलग अलग क्षेत्र से संबंधित था। क्योंकि आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो उसके अंदर भी 6 चिन्ह दर्शाए गए हैं। ऋतिक रोशन पूछता भी कि 6 चिन्ह किस चीज़ को दर्शाते हैं, तो उन्होंने बताया अलग अलग क्षेत्रों को दर्शाते हैं। तो मतलब अलग अलग जानवर अलग अलग क्षेत्र को दर्शाने के लिए दिखाया गया है, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं वो उसको समझ सके किस क्षेत्र से वो मोहर संबंधित है। ठीक है, इसके बाद सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिले हैं। यह लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। सीधी सी बात है, अभी तक जो सबसे बड़ा अभिलेख पुरातात्विकों को मिला है वो काफ़ी बड़ा है और उसमें 26 चिन्ह मिले हैं अलग अलग प्रकार के, जिन्हें आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। तो अगर 26 चिन्ह देखा जाए तो ABCD में 26 चिन्ह होते हैं, हमारे वर्णमाला में काफ़ी सारे 33-32 चिन्ह होते हैं ऐसे ही। लेकिन इसको वर्णमालाएं नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसको ढंग से पढ़ा ही नहीं जा सका है। अगर वर्णमाला होती तो इसको पढ़ भी पाते पुरातात्विक। तो देखिए इन चिन्हों की संख्या अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच है। मतलब एक बहुत बड़ा अभिलेख मिला गया है जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा शब्द या चिन्ह बने हुए हैं, जिसमें से अभी तक कितने रीड कर पाए, 375 से 400 के बीच ही उसे रीड कर पाए। मतलब अभी भी काफ़ी सारी रहस्यमय बातें उस अभिलेख में या उस शिलालेख में दफन है या छुपी हुई है जो हमें मिल जाए। तो या जब हम उसे पढ़ पाएंगे क्या पता हम इस पूरी सभ्यता का रहस्य ही समझ जाएं। तो देखिए यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और किंतु बाईं ओर संकुचित है। देखिए दाईं से बाईं कैसे, जो आज हम जो लिखते हैं वो यूं लिखते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट।
लेकिन पहले लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट। इसका क्या क्या पहचान है, देखो इस तरफ देखो, जैसे गैप काफ़ी छोटा है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसमें ये लिखा हुआ है, देखिए दाईं ओर चौड़ा अंतराल है, इस तरफ चौड़ा अंतराल है, मतलब उस तरफ चौड़ा अंतराल है, मतलब उस जमाने के हिसाब से। हमारे यहाँ इस तरफ चौड़ा अंतराल है क्योंकि हम इस तरफ से लिखते हैं, वो लोग इस तरफ से लिखते होंगे तो इधर चौड़ा अंतराल छोड़ देते होंगे। किंतु बाईं ओर संकुचित है, उनके यहाँ पे कम संकुचित है। देखो इधर मैंने कितना गैप दे रखा है, उस जमाने में उधर गैप ज़्यादा होता था और इधर की तरफ कम गैप होता था, क्योंकि लिखने के लिए आगे पीछे लाइनें चलती रहती हैं। ठीक है, तो इस भाषा को समझना भी इस तरीके से समझा जा सकता है कि पहले उल्टा लिखा जाता होगा, या फिर ये कह लो दाईं ओर क्या था, इसको दाईं से बाईं ओर लिखा जाता होगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जिन पर लिखावट मिली है, मोहरें, तांबे के औजार, वर्तमान अवट, तांबे, मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़े और एक प्राचीन सूचना पट। मतलब कई सारी चीज़ों पे ये बहुत सारे चिन्ह मिले हैं। ये सारे एग्जाम्पल दे दिए मैंने, आप अच्छे से याद कर लेना, इनको एग्जाम्स में अच्छे से लिख सकते हो आप। नष्ट हो गए साक्ष्यों पर लिखावटें होती थी, और कई सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो पुरातात्विदों से नष्ट भी हो चुके हैं, उन पे भी लिखावटें मिली थी। ठीक है, तो ये अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इसमें, बांट। तो बांट को देखिए, ये बांट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। एक पत्थर होता था जिसे चर्ट नामक पत्थर होता था, उससे इन बांटों की इस तरीके की शेप दी जाती थी। ठीक है, तो देखिए ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे, इन पे कोई निशान नहीं होता था, कोई नहीं, सिर्फ इनको क्यूबिक शेप में दिया जाता था। ठीक है, घनाकार शेप में। ठीक है, इन बाटों के निचले मापदंड द्विआधारी थे, मतलब दो के आधार पे, जैसे 1 किलो का, 2 किलो का, 4 किलो का, 6, 8, 10, 12, 16, 32 ऐसे चलते थे। कई जगह पे ये इतना तक भी बताया गया, 12,800 तक थे। इनके मानदंड इतने ज़्यादा हैवी थे। ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसरण करते हैं, मतलब काफ़ी सारे ऐसे मानदंड मिले हैं कि डेसिमल पॉइंट में भी दर्शाते हैं। जैसे कि आज डेसिमल पॉइंट में अगर हम मानदंड देखें तो 1000 ग्राम है, तो अगर उसको कम किया जाए, 1000 किलोग्राम है तो उसको कम किया जाए आधा, तो 500 ग्राम, उससे कम किया जाए तो ऐसे कम करके दशमलव तक ला सकते हैं। इसलिए देखो छोटे बाटों का प्रयोग किया जाता था, आभूषणों को तोलने के लिए किया जाता था। सीधी सी बात है, आज भी जो जितने भी हमारे जो आभूषण बनाने वाले जितने भी सुनार हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे बाटों का इस्तेमाल करते हैं, 1-1 मिलीग्राम को देखने तोलते हैं, तो बहुत छोटे छोटे बाटों का प्रयोग करते हैं। तो उस जमाने में छोटे बाटों को किसके लिए प्रयोग किया जाता था? आभूषणों के लिए। तो देखिए धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। सीधी सी बात है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान बहुत सारे धातु के पलड़े मिले, तराजू मिले, जिससे तो पता चलता है कि ये लोग तोलने का भी, बाटों का प्रयोग इस्तेमाल करते होंगे तोलने के लिए। तो हाँ दोस्तों, जानते हैं प्राचीन सभ्यता में, मतलब हड़प्पा सभ्यता में सत्ताधारी कौन होते थे, या कौन वहाँ के राजा महाराजा किस प्रकार से मतलब फैसले लेते होंगे, या क्या पता वहाँ पे राजा महाराजा थे भी या नहीं थे, ये सब अगले टॉपिक में हम जानते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है प्राचीन सत्ता। तो देखिए प्राचीन सत्ता, हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए संकेत मिले। मतलब जटिल फैसले, मतलब मुश्किल फैसले लेने के लिए बहुत लोगों का एक मत होना जरूरी है, और एक मत होने के लिए किसी एक का चयन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज भी हमारे समाज में हम किसी भी फैसले को लेने के लिए हम एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, जैसे कि कोई राजनीतिक दल का कोई एक अधिकारी, जो हमारे एरिया का एमएलए हो सकता है, एमपी हो सकता है, या फिर मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, जैसे जो जटिल फैसले ले सकता है। ऐसे उस जमाने में प्राचीन सत्ता के लिए जो जटिल फैसले लेने वाला कोई व्यक्ति था, यानी जैसे कि इतने बड़े क्षेत्र को किलेबंद कर देना, मतलब कि फोर्टिफाइड कर देना, चारों तरफ दीवारें बना देना, एक बहुत बड़ा फैसला था। तो ये क्या सच में कोई सत्ताधारी लेते थे या आपस में सब मिलकर करते थे, इस टॉपिक में हम जानते हैं। तो देखिए हड़प्पा पुरावस्तुओं में एक समानता, समरूपता, जैसे मृदभांड, मोहरे, बांटे, ईंटों में स्पष्ट था। देखो हड़प्पा सभ्यता में कई सारी चीजें मिली है, मृदभांड मिले यानी मिट्टी के बर्तन, ईंटें मिली है, मोहरे मिली है, बांट मिले, और सब जगह पे जितने भी पुरा स्थल थे सब जगह पे सबका मानदंड एक जैसा, एक बराबर, ईंटें बराबर समान अनुपात की मिली है, बाट समान अनुपात के मिले हैं, बाट सभी जगह बराबर किलो के मिले हैं, यानी सही नाप तोल के मिले हैं, और ऐसे ईंटों का साइज देख लो इक्वल मिला है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो लगभग एक जैसी थी। तो इतने बड़े क्षेत्र में मतलब सब कुछ एक बराबर होना कैसे संभव था, वो जानते हैं। तो देखिए इन ईंटों जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी क्षेत्र में समान अनुपात की थी, ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया होगा। सीधी सी बात है, जब इतनी बड़ी दीवारें बनाई गई, चबूतरे बनाए गए, तो उनके लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ी होगी। तो इतने सारे मजदूरों को लगाया किसने होगा, कैसे किया गया होगा, ये भी आज भी मतलब कई इतिहासकार इसके लिए अनेक मत देते आए हैं। ठीक है, तो देखिए प्रसाद तथा शासक, जानते हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता में मतलब या तो प्रसाद मतलब होता है महल, तो क्या वहां पे कोई महल मिला है किसी शासक का, या फिर क्या वहां पे कोई सच में कोई शासक था, या प्रजा ही अपने आप में एक जटिल फैसला ले लेती थी। तो देखते हैं जरा
इस बारे में भी जानते हैं। तो देखो, सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विद सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। सही बात है, अलग अलग इतिहासकार थे, अलग अलग पुरातात्विद थे जिन्होंने रिसर्च की, पता किया, और ये कुछ कहते थे कि यहाँ पे सच में कोई शासक होता होगा, और कुछ कहते थे कि यहाँ पे कोई शासक नहीं होता होगा। क्यों? रीजन इसके बहुत सारे हैं, क्योंकि शासक की सही जानकारी हमें कहीं नहीं मिली, इतिहासकारों को कोई शासकों की जानकारी नहीं मिली है। और कई इतिहासकार कहते हैं कि इतने बड़े जटिल फैसले कोई एक बंदा ले नहीं सकता, सारे मिलके नहीं ले सकते, एक बंदा ही ले सकता है, तो इसलिए शासक होंगे जरूर। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना था। तो देखिए, एक पत्थर की मूर्ति जो कि पुरोहित राजा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लेफ्ट में बना के भी दिखा रखी है राइट साइड में, की संज्ञा दी गई थी, और यह नाम आज भी प्रचलित है। देखो, पुरोहित राजा की मूर्ति आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी मिली होगी ऐसी, जिसको कई लोगों ने कहा है कि राजा के शासक, राजा के मतलब साक्ष्य मिले हुए हैं, एक पुरोहित राजा जिसकी मूर्ति मिली है, और ये नाम आज भी प्रचलित है। देखिए, हड़प्पा नगरों में अनुष्ठानिक प्रथाएं थी, बहुत सारे रीति रिवाज थे, ये प्रथाएं थी, हड़प्पा सभ्यता में इतनी सारी प्रथाएं थी। तो क्या उन प्रथाओं के लिए किसी एक शासक ने अनाउंसमेंट की होगी, या किसी पुजारी ने अनाउंसमेंट तो की होगी ना, कि इसको ऐसे ही फॉलो करना है। जैसे आज भी हम कोई, जैसे बहुत सारे रीति रिवाज मनाते हैं, करवा चौथ, ये क्या कहते हैं, जन्माष्टमी, ये सारे जितने भी पर्व मनाते हैं, तो ये जरूर किसी ने बताए होंगे तभी तो मना रहे हैं। ऐसे ही उस जमाने में पुरोहित राजा ने कुछ अनुष्ठानिक चीजें बनाई होगी, उनका निष्पादन करते होंगे। जो लोग करते थे निष्पादन, यही सत्ताधारी होते थे। और कई लोग कहते हैं कि जो भी इनको फॉलो करते थे, मतलब ये सत्ताधारी होते होंगे, तभी तो इनको फॉलो करते होंगे आम जनता। मतलब जो पुरोहित राजा थे, कहते होंगे कि भाई ये पूजा पाठ करना है, ये रीति रिवाज अपनाना है, तो मतलब लगता था कि कहीं यही सत्ताधारी तो नहीं थे, कहीं इन्हीं की तो सत्ता नहीं चलती थी उस जमाने में। यह ठीक प्रकार से कहा नहीं जा सकता, इसका अभी तक कोई कंफर्म नहीं मिला है। हड़प्पा वासियों में कोई राजा था या नहीं था, या कोई पुरोहित राजा था, या वो सत्ताधारी था, इसका कोई सही साक्ष्य आज तक हमें नहीं मिला है। इतिहासकार इसको आज भी मतलब शक के दायरे में रखते हैं। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, तथा सभी सामाजिक स्थिति समान थी, मतलब सारे एरिया एक जैसे थे, और लोग मिलजुल के अपने सारी गतिविधियां कर लेते होंगे। जैसे किसी ने बोला होगा कि हमें पूरे एरिया को दीवार से घेरना है, तो सारे लोगों ने मिलकर दीवार से घेर दिया होगा, श्रम संगठित करके ऐसा। लेकिन मेरे हिसाब से शायद ही सब लोगों का एक मत होता होगा। जैसे अभी 4 लोग अलग सोचते होंगे, 4 लोग अलग सोचते होंगे, तो ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि सब लोग मिलजुल के करते होंगे। शायद कोई सत्ताधारी होगा जिसने सबको किलेबंद किया होगा। तो आइए, अन्य इतिहासकार मानते हैं कि उस समाज में अनेक शासक थे। ये लोग, मैं कह रहा हूँ, कई कहते हैं कि शासक ही नहीं थे, जनता ही शासक थी, और कुछ कह रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग एरिया में अलग अलग शासक थे। जैसे कि देखो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अपने अलग अलग राजा होते थे या शासक होते थे। ये तो क्योंकि इतने बड़े बड़े राज्य थे, वो नगर थे काफी बड़े। मोहनजोदड़ो काफी बड़ा नगर था, उसका अपना एक शासक होता होगा। हड़प्पा एक बहुत बड़ा नगर था, उसका अपना शासक होगा। चंदूदड़ो, लोथल, कालीबंगन, ऐसे बहुत सारे नगर मिले हैं जिनमें अपने अपने शासक होते होंगे। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं। तो ये अभी भी ये भी शक के दायरे में, मतलब कंफर्म नहीं है। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक राज्य था कि पुरावस्तुओं में सामान्यतः नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों के ईंटों के आकार तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने से स्पष्ट है। देखो जी, जैसे कि मैं बताता हूँ कि कई इतिहासकार ये भी कहते थे कि लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जितने भी नगर मिले हैं ना, ये सब एक राज्य था, पूरा एक राज्य था, और इनका कोई एक शासक होगा। ठीक है।